वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हम चैप्टर कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। उसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कि हम लॉन्ग क्वेश्चन को एक सिस्टम से कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे 34। ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। देखना एक बारी कि क्या इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चे, A, B, C आर पार्टनर sharing profit in the ratio of A 3/6, B 2/6, transfer to reserve 1/6। इसका मतलब जब A और B बिजनेस कर रहे थे इतना इतना ही लेते थे और इतना ये रिज़र्व में डाल देते थे, बांटते नहीं बांटते थे, रिज़र्व में डालते थे। तो ये जो रिज़र्व है ये इसी उस शेयर से बने हुए हैं, ये कि जितना वो बांटते नहीं थे। गुडविल, प्लांट, पेटेंट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, कैश, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पता ना हो। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, क्रेडिटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल के बैलेंस। बी रिटायर ऑन 1 October 2018। द टर्म्स वर गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 50,000। गुडविल का वैल्यूशन 50 हुआ है, ये गुडविल की एंट्री करने के काम आएगा। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज़ इंक्रीज बाय 3,000। पेटेंट की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है? 3। द प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 15। ओवर वैल्यू का मतलब ज़्यादा हो नहीं गया। फाउंड और ओवर वैल्यू वाली जो लैंग्वेज होती है वो बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। मतलब यह पाया गया कि बैलेंस शीट में ये जो प्लांट दिखाया हुआ है ये 15 से ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो आपको 15 से कम करना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर। प्रोविज़न डेटर पर 5% होना चाहिए। ये अभी हम बोर्ड पे सामने दोबारा पढ़ते हैं तभी समझाऊंगी। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट शुड ऑल्सो बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एट 3%। क्रेडिटर पे भी डिस्काउंट का प्रोविज़न बनाना है और डेटर्स पे भी। आउट ऑफ विच इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 870 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इसको मैं अभी सामने दोबारा पढ़ती हूँ। इन्वेस्टमेंट वर रिवैल्यूड एट 16। हाफ ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी। देयर इज़ अ क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन टू एक्सटेंट ऑफ 5,000। वर्कर का क्लेम कितने का है? 5,000 का। ठीक है बच्चे, देखो वर्कर का क्लेम है लेकिन अंदर रिजर्व नहीं है, इसको पे करने के लिए रिज़र्व नहीं है। तो इस टाइम ये जो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इसके लिए हमारे पास रिज़र्व नहीं है, तो इस टाइम लायबिलिटी इंक्रीज़ होना ये मेरे लिए लॉस, तो इसको कवर करने के लिए रिज़र्व नहीं है, तो ये रिवैल्यूएशन में डलेगा। बी वॉज पेड ऑफ इन फुल। बी की फुल पेमेंट करनी है। देखो मैंने कहा था रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के लिए कैश कहे तो कैश करना, अदरवाइज़ लोन में। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, लेकिन पेमेंट के लिए कैश चाहिए होता है। ठीक है, तो आपको पता है आपके पास कैश होना चाहिए। ए बोरो द नेसेसरी मनी फ्रॉम बैंक। जैसे पेमेंट के लिए कैश चाहिए, अगर कैश कम पड़ेगा तो कह रहा है ए बोरो द नेसेसरी मनी फ्रॉम बैंक। ए कहाँ से मनी बोरो करेगा? बैंक से। ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक टू पे ऑफ बी। बी को पे करने के लिए मनी बोरो करेगा बैंक से, और आपको पता है बैंक से लोन ऐसे नहीं मिलता, कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। तो हमने असेट गिरवी रखी है ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक। एज ए सिक्योरिटी हमने प्लांट एंड स्टॉक गिरवी रखा है। गिरवी रखने की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। देखो अगर हम अभी मैं लाइंस जब पढ़ूंगी तभी सामने ही बताती हूँ। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखना ध्यान से सामने। जी बच्चा, एंट्री नहीं पूछी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है। वो चीज़ ध्यान से देखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम सबसे पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ो लाइन से, एक एक रिवैल्यूएशन की जितनी जैसी जैसी आइटम थी वो। फर्स्ट पॉइंट गुडविल का था, गुडविल की एंट्री अभी बाद में। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज इंक्रीज बाय 3,000।
पेटेंट की वैल्यू 3 से इंक्रीज़ हो गई है। पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं। तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। तो एंट्री हुई पेटेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय पेटेंट्स 3000। नेक्स्ट, बट प्लांट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 15,000। प्लांट 15 से ज़्यादा नहीं हो गया। ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू वाली लैंग्वेज बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है। तो प्लांट 15 से ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो हमें 15 से कम करना है। तो प्लांट की वैल्यू कम होना, ये मेरे लिए लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 15 से कम कर दिया, ये मेरे लिए लॉस हो गया। नेक्स्ट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेटर। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना होना चाहिए? डेटर्स पे 5% होना चाहिए। अब मेरी बात को देखना, ओल्ड बैलेंस शीट में कितना है। ओल्ड बैलेंस शीट में ये बना हुआ है, ये डेटर्स हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, और ये प्रोविज़न है। ऑलरेडी प्रोविज़न ये बना हुआ है, ये ठीक है। और प्रोविज़न इस पे बनेगा डेटर पे, क्योंकि बैड डेट्स तो है नहीं। बैड डेट्स होते तो बैड डेट्स लेस करने के बाद वाली अमाउंट पे बनता है, तो बैड डेट्स तो है ही नहीं, तो इसी पे ही बनेगा, ठीक है। अब आपके पास लैंग्वेज है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेटर। डेटर पे 5% होना चाहिए, तो डेटर है 20 पे 5% 1000 होना चाहिए। मतलब ये जो प्रोविज़न है ये 1000 होना चाहिए। तो ऑलरेडी कितना है 4, तो 1 करने के लिए मुझे कितने से बनाना पड़ेगा? 600 से और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोविज़न बढ़ाना मेरे लिए लॉस है, क्योंकि जैसे ही मैं ये प्रोविज़न बढ़ाऊंगी मेरे डेटर डिक्रीज़ हो जाएंगे। प्रोविज़न बनाना और प्रोविज़न बढ़ना दोनों हमारे लिए लॉस हैं, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को डेबिट रखोगे, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 600 से और बनाना है, ठीक है। तो ये 600 से हमने और बना दिया। अब देखना आगे कह रहा है, ए प्रोविज़न ऑफ डिस्काउंट शुड बी मेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पे भी आपको प्रोविज़न बनाना है, एंड क्रेडिटर्स पे 3% बनाना है। तो अब मुझे बताओ एक बारी, आपने ये डेटर्स पे जो प्रोविज़न बनाया 4 पहले था, 6 से और बना लिया, टोटल हो गया 1। तो आपको पता है डेटर में से डाउटफुल डेट्स लेस करने के बाद जो ये डेटर्स बचते हैं ये गुड डेटर्स होते हैं। आप बताओ डिस्काउंट सारे डेटर्स को दोगे या गुड डेटर्स को? देखो, जिन डेटर जो कंफर्म आपके पैसे देंगे उन्हीं को ही तो डिस्काउंट दोगे। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट इस पे नहीं बनेगा, इस पे बनेगा डाउटफुल डेट्स लेस करने के बाद। तो 19 पे कितने का प्रोविज़न बनाना है? मतलब आपको पता लग रहा है कि डेटर को आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। तो डेटर का डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, क्योंकि ये मेरे डेटर को कम करेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर आपको 19 मिलने तो उसमें भी आप 3% का डिस्काउंट दोगे, तो आपके डेटर कम होंगे। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये भी आपके लिए लॉस है। कितने परसेंट बनाना है? 3%। तो 19 पर 3% 570। प्रोविज़न बनाना मेरे लिए लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में, क्योंकि ये प्रोविज़न मेरे डेटर को डिक्रीज करेगा, क्योंकि पहले डाउटफुल डेट्स लेस करोगे फिर डिस्काउंट लेस करोगे, तो ये प्रोविज़न मेरे डेटर को कम करता है। तो ये मेरे लिए लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 570। नेक्स्ट प्रोविज़न अब है क्रेडिटर का डिस्काउंट। एक बार देखना अंदर क्रेडिटर हमारे पास कितने हैं? 10। क्रेडिटर हमारे पास है 10। आपको पता है क्रेडिटर का डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है। मैंने किसी के 10 देने थे, ये मेरी लायबिलिटी है, और 3% मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पैसे क्रेडिटर को कम देने पड़ेंगे ना। मैं डेटर का डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है क्योंकि मुझे पैसे कम रिसीव होंगे। क्रेडिटर का डिस्काउंट तो मेरे लिए प्रॉफिट है क्योंकि मुझे किसी को कम पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्रेडिटर पर डिस्काउंट का प्रोविज़न 300।
तो आपको क्रेडिटर को 300 कम देने हैं, ये आपके लिए प्रॉफिट है, ठीक है। अब प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है, और ये भी एक प्रोविज़न बना रहे हो आप, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 300, ठीक है। अब देखना बच्चे ध्यान से, नेक्स्ट बच्चे आपको पता है बिजनेस में जितने भी एक्सपेंस होते हैं, कह रहा है आउट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्या मतलब है कि आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, आपको पता हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, हमें इसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी से जो हम इंश्योरेंस कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, इसके लिए हमें चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे करते हैं उसकी एंट्री होती है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये हमने कोई पे किया था, बस वो कह रहा है, ठीक। आप मुझे बताओ जितने भी हम ये जो एक्सपेंस होते हैं साल के एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस बनता है तो हम सारे खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए। ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, और कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका साल के एंड में जो हम खर्चे ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इंश्योरेंस, तो खर्चे इस एंट्री की वजह से यहाँ आ जाते हैं। इस एंट्री को ट्रांसफ़र की भी एंट्री कह सकते हैं और राइट ऑफ की एंट्री भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एंट्री खर्चे के बैलेंस को ख़त्म कर दिया, देखो एक्सपेंस डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, तभी तो खर्चे बैलेंस शीट में नज़र नहीं आते क्योंकि ये राइट ऑफ हो जाते हैं। राइट ऑफ का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे जाते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से इनका बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो वही वो कह रहा है आउट ऑफ इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था उसमें से, और वो कह रहा है जो इंश्योरेंस पे किया था विच वॉज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, हमने वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया था, मतलब खर्चा था हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दिया था। लेकिन क्या कह रहा है, आउट ऑफ का मतलब जो खर्चा पे किया था, आउट ऑफ मतलब उसमें से 870 बी कैरी फॉरवर्ड, जो भी आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, कह रहा है आउट ऑफ उसमें से 870 जो हैं बी कैरी फॉरवर्ड, उन्हें आपको आगे ले जाना है एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, कि आपने जो इस साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था उसमें से 870 रुपीज़ जो पे हुए हैं उनको आपको आगे ले जाना है किस एज प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या मानते हुए आगे ले जाना है, प्रीपेड इंश्योरेंस मानते हुए। इसका मतलब जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था उसमें से 870 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए पे हुए थे, और आपको पता है नेक्स्ट ईयर के लिए पे करना एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी असेट होते हैं, ठीक है। तो 870 जो हैं वो प्रीपेड इंश्योरेंस के हैं, और प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी क्या होती है, असेट, क्योंकि एडवांस पे करना मेरी असेट होती है। तो यहाँ पे, और आपको पता है अंदर बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है तो ये असेट नहीं दिखाई हुई, तो अब आपकी असेट क्या हो रही है, इंक्रीज। असेट इंक्रीज होना आपके लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं, तो आप अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे। एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। $870 देखना। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यूड एट 16,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूशन कितना हुआ है, 16,000 हुआ है। चेक करो इन्वेस्टमेंट अंदर कितने की है, 20, अब वैल्यूशन हुआ है 16, तो 4 से असेट डिक्रीज हो रही है। असेट की वैल्यू डिक्रीज होना मेरे लिए
लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में 4000। उसके बाद कह रहा है आधी इन्वेस्टमेंट किसने ले ली है, बी ने। तो ध्यान रखना जब मैं कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम कहती हूँ कि किसी ने कोई असेट तो नहीं ली, वो एंट्री। देयर इज अ क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 5। वर्कर का क्लेम 5 का है, मतलब आपने वर्कर को इतने पैसे देने हैं, लेकिन आपको पता है इसके लिए रिजर्व नहीं बना हुआ, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इस टाइम आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है जिसके लिए रिजर्व नहीं है, तो आपको पता है आपके लिए लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन, अगर रिजर्व होता तो मैं इस लॉस को रिवैल्यूएशन से रिजर्व से कवर करती, लेकिन नहीं है तो इस टाइम रिवैल्यूएशन में डालोगे। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन कितने का क्लेम है, 5। ठीक है, उसके बाद बी की पेमेंट से रिलेटेड लाइन है। बच्चे एक सम स्टार्टिंग करते टाइम एक चीज़ थी, ए के 3/6, बी के 2/6, ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा हुआ था 1/6। क्या मतलब है इसका, जब ए और बी बिजनेस कर रहे थे इतना इसको मिलता था, इतना इसको, और इतना पार्ट ये रिजर्व में डाल देते थे, मतलब बांटते नहीं थे। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस वो बैलेंस शीट में नजर आएगा, लेकिन उस पर राइट किसका है, ए और बी का ओल्ड रेशो में। लेकिन फिर आप कहोगे ओल्ड रेशो कितनी है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो प्रॉफिट तो बढ़ता है पार्टनर में, तो ओल्ड रेशो निकालने के लिए आपको ये यूज करना है, ये 3:2। ठीक है, रिजर्व की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ओल्ड रेशो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये रेशो यूज करोगे 3:2। तो ये मेरे पास बच्चे हो गया पूरा रिवैल्यूएशन। अब मैं इसको क्लोज करती हूँ, देखना ये वाला साइड ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला साइड ज़्यादा है, 25,170 25,170। इसमें से ये लेस करो, ये हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया बच्चे 21,000। ये क्या निकल के आया है, लॉस। बताओ इस लॉस पे किसका राइट है, ए और बी का ओल्ड रेशो में। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन से कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो है बच्चे 3:2। ठीक है, तो 3:2 12,600 एंड 8,400। इज दैट क्लियर और नॉट, ये चीज़ आ गई। सेकेंड नंबर पे बच्चे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड नंबर पे कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो ध्यान से देखना। ए बी, सॉरी दो ही पार्टनर हैं, ए और बी, और बी रिटायर हो रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। ठीक है, अब देखना बच्चे, सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखोगे, बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में मैंने कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए एक स्टेप बताया था कि कैसे चीज़ें डालनी है। तो सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखोगे, बैलेंस। ओल्ड बैलेंस शीट से कैपिटल का बैलेंस लिखो 80 एंड 40, 80,000 40,000। सेकेंड नंबर पे आप ट्रांसफ़र करते हो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आया हुआ है, तो लॉस ट्रांसफ़र की एंट्री क्या करते हैं, तो लॉस ट्रांसफ़र करोगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज पे डेबिट। एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ए और बी के डेबिट में 12,600 8,400, एंट्री का अपोजिट टू रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यस, प्रोविडेंट फंड तो लायबिलिटी है, रिजर्व फंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 12,000। इसको बांटो ओल्ड रेशियो में 3:2 में। एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस, तो बाय रिजर्व फंड कितना है ये 12,000, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3/5, दैट मीन्स 72
एंड 48। नेक्स्ट और क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी यहाँ पड़ा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इसको भी पार्टनर बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस, तो ए और बी के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 14,400 एंड 9,600। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में पड़े होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, नहीं पड़े हुए प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, लेकिन ओल्ड गुडविल पड़ी हुई है। तो सी के जाने से पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो, बी के जाने से पहले इसको राइट ऑफ करो ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री बनेगी बच्चे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ए और बी के डेबिट में बच्चे टू गुडविल, कितनी है गुडविल 15 ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2 है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो ए और बी के डेबिट में टू गुडविल। क्रेडिट और डेबिट में देखने के बाद फिर बी को रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की एंट्री करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं किसी ने कोई एसेट और लायबिलिटी तो नहीं ली। तो आपको पता है हमने पूरा सम पढ़ा था, बी ने इन्वेस्टमेंट ली है, तो बताओ इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 16 हुआ था, हाफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय बी, इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट किसने ली है, बी ने। तो आपको पता है बिजनेस से इन्वेस्टमेंट जाएगी, बिजनेस से इन्वेस्टमेंट जाएगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लेगा फ्री में नहीं ले सकता कोई पार्टनर, उसे बिजनेस, क्योंकि हम अकाउंट बनाते हैं बिजनेस की तरफ से, ऑनर भी सेपरेट है, फ्री में नहीं ले सकता कोई एसेट। अगर उसने कोई एसेट लिया है तो उसे उसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन हम कैश नहीं मंगाएंगे, उसके अकाउंट से काटेंगे, अकाउंट से काटेंगे तो कैपिटल क्या होगी डिक्रीज, डिक्रीज पे डेबिट। तो एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बी के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट, ये ठीक है, बी के डेबिट में टू इन्वेस्टमेंट ये बनेगी, ठीक है। आगे चलो, और कुछ नहीं था। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीज़ें डालने के बाद सबसे लास्ट में अब बी को रिटायर कर दो। रिटायरमेंट के टाइम ए की गुडविल की एंट्री होती है कि बी बिजनेस से जाएगा, बी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, ये अपना शेयर किसको देकर गया है, ए को, ए की जना है तो ए देगा इसे गुडविल की अमाउंट, ठीक है। तो बताओ क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी है 50, रेशियो है 3:2, ए और बी, तो बी का शेयर कितना है 2/5, 20,000। तो बी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, देगा कौन, ए, क्योंकि अकेला ए को ही देके गया शेयर, तो बी को 20 मिलेंगे, देगा कौन, ए बाय एस कैपिटल। ए के डेबिट में लिखोगे 20 टू बीस कैपिटल, ठीक है। दो ही जने थे, बी चला गया तो अकेला कौन रह गया, ए ही तो रह गया, ठीक है। तो ये मैंने कैपिटल अकाउंट में सबसे लास्ट गुडविल की एंट्री यही डलती है। अब देखना, उसके बाद बच्चे हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, देखना ध्यान से कैसे। लेकिन मैंने आपको रिटायरमेंट के टाइम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना बताया था कि पहले उस पार्टनर की सेटलमेंट करो, बैलेंस निकालो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि उसका बैलेंस आगे नहीं आना चाहिए, उसका या तो कैश पेमेंट होगी या लोन में डलेगा। तो बी रिटायर हो रहा है, मैं सबसे पहले बी का ही बैलेंस निकालती हूँ, कितना आ रहा है 74,400, 74,400, 74,400, 52। तो इसका बैलेंस निकल के आ रहा है 52, लेकिन ये अभी यहाँ पे लिखना मत, अभी पता लगाओ कि, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर की कैश पेमेंट के लिए कैश कहता है तो कैश करते हैं, अदरवाइज लोन में डालते हैं, और हो सकता है कुछ कम पेमेंट के लिए कहा हो। तो मेरे पास जो बच्चे इसका बैलेंस आ रहा है बी का, मेरे पास जो बी का बैलेंस आ रहा है वो 52 आ रहा है। अब पेमेंट की एंट्री हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, ये जो सी का बैलेंस 52 यहाँ आ रहा है, ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट मत कह देना, जो साइड ज़्यादा होता है
बैलेंस उसका वो बचता है। ठीक है, तो 52 जो बैलेंस आ रहा है ये सी की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। तो उसने कहा बी पेड ऑफ इन फुल, तो अब बताओ बी को हम फुल पेमेंट करेंगे तो सी कैपिटल क्रेडिट है, ख़त्म करने के लिए डेबिट, और बिजनेस से क्या चला जाएगा, कैश। अब कैश यूज़ करें या बैंक, बैलेंस शीट में कैश है तो कैश यूज़ करते हैं, बैंक है तो बैंक। चेक करो क्या है, कैश है। तो बच्चे मेरे पास बैलेंस शीट में कैश है, लेकिन चेक करो कैश का बैलेंस 5 है, जबकि मुझे पेमेंट करनी है 52। आप बताओ मेरी जेब में, मेरे बिजनेस में 5000 कैश का बैलेंस है तो मैं 52 कैश पेमेंट कैसे कर दूँगी। अगर यहाँ पे बैंक का बैलेंस होता तो चल वो ओवरड्राफ्ट चला जाता, क्योंकि हमारे अकाउंट में जितनी पेमेंट होती है हम उससे एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट चला जाता है। मेरे बिजनेस में मेरे खुद के गले में 5000 पड़े हुए हैं बॉक्स में, तो मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे कर दूँगी, कैश तो एक्स्ट्रा नहीं जा सकता ना। तो अब क्या करें, मुझे पेमेंट करने के लिए 52 चाहिए और मेरे पास बिजनेस में कैश का बैलेंस इतना है। बैंक का होता तो हम पेमेंट कर देते, उस सिचुएशन को ओवरड्राफ्ट पे ले जाते। ठीक है, लेकिन इस टाइम तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि सी की जो एक कैपिटल है इसको हम कैश जो पे कर रहे हैं, अब कैश कहाँ से आए, तो उसने देखो लिखा था बी वॉज पेड ऑफ इन फुल, ए बोरो द नेसेसरी मनी। बिजनेस में कौन है, ए, कह रहा है ए बोरो द नेसेसरी मनी फ्रॉम बैंक। कहाँ से नेसेसरी मनी बोरो करेगा, बैंक से। ऑन द सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड स्टॉक, क्या चीज़ गिरवी रखकर, प्लांट एंड स्टॉक को गिरवी रखकर एज ए सिक्योरिटी टू पे ऑफ बी, बी को पे करने के लिए मनी बोरो करेगा। तो मुझे बताओ, मुझे पेमेंट के लिए चाहिए 52, बैलेंस शीट में कैश अवेलेबल है 5, तो कितना लोन लेना पड़ेगा 47। तो पेमेंट से पहले लोन लेने की एंट्री करो बैंक से। बैंक से लोन लेने की एंट्री कैसे होगी, बैंक से लोन लेते हैं तो कैश नहीं आता, अकाउंट में ही पैसे आते हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया 47 का। ठीक है, ये मेरी लायबिलिटी बढ़ी, मेरे पास कैश आ गया। तो बताओ मेरे पास कैश अवेलेबल हो गया 47, मतलब मेरे अकाउंट में हो या कैश हो, अरेंज तो हो गया ना पेमेंट करने के लिए। तो मैंने ए ने पेमेंट करने के लिए बैंक से लोन लिया। तो अब बताओ मेरे पास 47 तो बैंक में है, कैश है 5, अब बी की पूरी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, तो बताओ क्या एंट्री करोगे, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है 52। लेकिन अब बताओ 2 कैश आएगा या 2 बैंक आएगा, बताओ कैश मेरे पास कितना है 5, तो कैश जाएगा भी 5, जो 47 आए थे मेरे अकाउंट में आए थे, तो जाएंगे भी कहाँ से, मेरे अकाउंट से 47। तो ध्यान रखना 2 जगह से पेमेंट हुई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैश एंड 2 बैंक। तो 20 कैपिटल के डेबिट में 5, 20 कैपिटल के डेबिट में इसके लिए तो लिखोगे 2 कैश, क्योंकि मैंने अगर 20 कैपिटल के डेबिट में 52 लिख दिया तो एंट्री के अपोजिट में तो 2 नाम है, तो 2 कैश 2 बैंक कैसे लिखोगे, तो ऐसे करके लिखो 52 कि आपने ये जो सी को पेमेंट किया 5 और 47 इतनी कैश से और इतनी बैंक से, ये एंट्री के बेस पे हुआ है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 कैश 2 बैंक। तो बी की सेटलमेंट हो गई बच्चों, आज हमने बी को तो पूरा पे कर दिया। ठीक है, और अब ए की कैपिटल का क्या निकाल लोगे, बैलेंस निकाल लोगे। ए की कैपिटल का 1,01,600, 1,01,600। ठीक है, 1,01,600 में से इतना पोर्शन लेस कर देना, ये 60,000 ए का बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये खत्म हो गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60। आज के बाद बिजनेस सिर्फ कौन करेगा, ए ही करेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपको बनानी है बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। ठीक है, जिस डेट पे रिटायर हो रहा होता है उस डेट की बनानी होती है। तो फर्स्ट कह रहा है बी रिटायर ऑन 1 अक्टूबर, तो बैलेंस शीट एज एट 1 अक्टूबर 2018। ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में है गुडविल, गुडविल राइट ऑफ हो चुकी है, डेबिट थी, डिक्रीज पे क्रेडिट, खत्म बैलेंस। प्लांट
प्लांट आपको क्या लैंग्वेज थी, प्लांट कितने से ज़्यादा दिखाया हुआ था 15, तो आपको 15 से कम करना है, तो 75 हो गया, तो 15 से हमने कम किया था। रिवैल्यूएशन में देख लेना आपने बढ़ाया था या कम किया था, ठीक है। उसके बाद पेटेंट, पेटेंट 3000 से इंक्रीज हुई थी, पेटेंट को इंक्रीज करके लिख दो 74। नेक्स्ट पेटेंट के बाद है बच्चे स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू में क्या नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो स्टॉक 30। उसके बाद स्टॉक के बाद इन्वेस्टमेंट, अब देखना इन्वेस्टमेंट 20 थी, इसका वैल्यूएशन हुआ था 16, 4 से कम हुई थी तो 16, लेकिन इसमें से आधी बी ने ले ली थी, तो बताओ बाकी कितनी बची हुई है 8, 16 में आधी बी ने ले ली थी वो चली गई, बाकी 8 बची हुई है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद आ रहे हैं बच्चे डेटर्स, डेटर्स हमारे पास यहाँ पे हैं 20। अब देखना आपने कितना प्रोविज़न बनाया था, प्रोविज़न 4 था, 6 से और बनाया था, 1 कर दिया था, टोटल 19 हो गया, लेस क्योंकि 4 था 6 से और बढ़ाया था 1 हो गया था। उसके बाद एक प्रोविज़न था, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 570, 18,430, ठीक है। उसके बाद बच्चे लास्ट में है कैश, कैश 5 था लेकिन वो बी की पेमेंट के लिए पूरा जा चुका है। इवन जो बैंक से लोन लिया था 47 आए थे लेकिन पेमेंट के लिए चले गए, तो मेरे बैंक के में भी पैसे नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन हुई थी लेकिन जो पैसे आए थे पैसे चले गए। उल्टा मैंने बैंक से लोन लिया है, मेरी लायबिलिटी बढ़ी है, वो लायबिलिटी आएगी यहाँ पे 47, लेकिन जो पैसे आए थे बैंक से लोन लिया था वो भी 47 बी की पेमेंट के लिए जा चुका है। देखो कैश था, बैंक में आए थे, पेमेंट के लिए चले गए थे, 20 कैपिटल 2 कैश 2 बैंक, ख़त्म हो गए थे। उसके बाद है बच्चे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 18,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे रिजर्व फंड, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 10 के थे, लेस प्रोविज़न 300, 9700। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, बढ़ चुका है, ये कैपिटल का बैलेंस में सिर्फ ए का बैलेंस आएगा, लेकिन कैपिटल का बैलेंस लिखने से पहले बाहर रिवैल्यूएशन में चेक करो कोई असेट या लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी थी। देखो पेटेंट यहाँ ऐसे चेक करते हैं, इन चीज़ों से पेटेंट कर लिया, प्लांट कर लिया, ऐसे चेक करते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कर लिया, डिस्काउंट कर लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट लाइन, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी असेट बढ़ी थी 870 से, प्लस उसके बाद एक और लायबिलिटी थी, वर्क्समैन कंपनसेशन का क्लेम था, क्लेम फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 5, ठीक है। प्लस बी को पेमेंट करने के लिए किससे लोन लिया था, बैंक से, बैंक लोन कितने का लोन लिया था 47, और लास्ट में कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल ये सिर्फ किसकी है, ए की, ये वाला बैलेंस 60, और बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या करेगा, मैच, ठीक है। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन हो गई बच्चे 34, ठीक है।